नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटरसाई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि एडिटरसाई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंचे और उनकी राय, आपकी राय भी कमेंट्स के रूप में हमको मिलती रहे। फ्रांस में दो बड़े नेता, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनकी भूमिका पर सबकी निगाह है। क्योंकि एशिया में आप देखिए कि एक तरफ भारत है, पाकिस्तान है, जापान है, लेकिन भारत के संबंध जिस तरह से अमेरिका और कनाडा और यूरोपीय देशों के साथ है, उसी तरह से रूस के साथ, रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ जितने घनिष्ठ संबंध भारत के हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं, तो संतुलन, मैंने इसलिए कहा और आपको आश्चर्य होगा, आप कहेंगे भाई ये कैसे हो सकता है जब G7 तो बड़े सुपर पावर्स की समिट है और उसमें आप इनकी कर रहे हैं। इसलिए कि एक ऐसा देश जिसके रूस के साथ संबंध है, यूक्रेन के जेलेंस्की वो भी वहां पहुंचा है और वो तो रूस से लड़ाई कर रहा है, रोज बमबारी हो रही है। ईरान अमेरिका के बीच समझौते की घोषणा हो गई है। दस्तखत कौन करेगा, वेंस करेंगे उपराष्ट्रपति या डोनाल्ड ट्रंप भी अभी आधे उसमें है कि हुआ, यदि लगा तो मैं भी जा सकता हूँ। लार तो टपक रही है उनकी जाने की, लेकिन लगता है कि इससे मिलेगा कितना। डोनाल्ड ट्रंप तो हर चीज़ को हड़पने के उसमें है, संपत्ति हड़प लें, देश हड़प लें, राजधानी हड़प लें, समुद्र का पानी यदि हड़पने की क्षमता होती तो पानी भी हड़प लेते। बहरहाल मैं उनकी अभी इस समय, चूँकि भारत में कई उनके चाहने वाले हैं, अब तो कांग्रेस में भी पैदा हो गए, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर समीक्षा भी नहीं करूँगा। मैंने इसलिए बताया कि इसलिए उसका महत्व है। देखिए, जो बैठक है उसके दो बड़े एजेंडे G7 के हैं। वैसे आप समीक्षाएं सुन रहे होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की भूमिका, भारत के प्रधानमंत्री की उपस्थिति एक संतुलन वाली है। वो उन सब देशों को शांति और सौहार्द की बात करते ही हैं और इसीलिए भारत को पिछले वर्षों के दौरान लगातार G7, G20 में महत्व मिला है। उनको निमंत्रित किया जाता है। मूलतः तो देश वो यूरोप, कनाडा और अमेरिका और उनके बीच के संबंध जो महाशक्तियां अपने को कहती हैं, ब्रिटेन है, फ्रांस है। ऐसी स्थिति में जो G7 है उसमें दो बड़े एजेंडे हैं। एक एजेंडा तो ईरान और अमेरिका, इजराइल के बीच जो संघर्ष चलता रहा है, युद्ध अब विराम की स्थिति में है, खास करके अमेरिका और ईरान के। इजराइल का भी फैसला जब होगा देर सवेर, लेकिन वो भी एक पेच बना हुआ है। लेकिन यूरोपीय की चिंता, चूंकि उनके सिर पर तो रूस बैठा है, यूक्रेन भी वहां आकर के कह रहा है, यूरोपीय समुदाय यही कह रहा है कि भाई रूस ने जो शर्तें रखी हैं समझौते के लिए, ट्रंप साहब आप इसको जरा ध्यान दीजिए। आप ईरान में आपने बर्बाद कर लिया, जिसाई दुनिया से आपने तबाह कर दिया, लेकिन आप जो यूक्रेन को मदद करते हैं और यूरोपीय समुदाय को दुष्ट कहते हैं, यूरोपीय समुदाय से नाटो तक से अलग होने की बात करते हैं, तो आप इस पर भी विचार करिए। G7 इसके इस समिट में, शिखर सम्मेलन में, एवियन में हो रहा है, फ्रांस में, पेरिस में नहीं। वहाँ इस तरह की जो भी समिट होती है वो कहीं अच्छा बाहर होते हैं तो ज़्यादा उसका एक अपना एक महत्व होता है। फ्रांस वैसे तो इतना बड़ा कंट्री नहीं है भारत की तरह से, लेकिन फिर भी तो एक सब के लिए मिलने के लिए, और डोनाल्ड ट्रंप पहुँच चुके हैं। पहले तो कई बार ऐसा होता था, वो जाए ना जाए, कई बार कहीं कुछ ड्रामा करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में उन पर, उनके लिए दो है कि एक तो वो इसीलिए सौगात लेकर गए हैं, यूरोपीय समुदाय भी इस पक्ष में नहीं था, चूँकि हॉर्मुज़ रास्ता ही बंद होता जहाज़ों को जाने के लिए। तेल का संकट, ऊर्जा का संकट, आर्थिक संकट, व्यापार का संकट सारी दुनिया को जो पैदा किया था, तो उसके लिए तो बैठक में आने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद ट्वीट करके पहले अनाउंस किया, आज भी फिर से कह दिया है कि ईरान मान गया है कि वो न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। ईरान तो पहले भी कहता था, उसमें ट्रंप साहब ने क्या कर लिया?
हाँ, वो ये है कि यूरेनियम मुझे दे दो, हड़प दे दो, वो देने को तैयार नहीं। वो कहता मैं अपनी परमाणु ऊर्जा का क्षमता का अधिकार मेरा कैसे छीनेंगे। भारत भी उन देशों में है जो ये कहता है कि दूसरे का अधिकार नहीं है, मेरा अधिकार है। उस मामले में हम ये मानते हैं, ये ठीक है परमाणु बम न बने, परमाणु शक्ति न बने, लेकिन परमाणु ऊर्जा का उपयोग केवल वो संपन्न राष्ट्र करें। इस दृष्टि से यूक्रेन और ईरान युद्ध, और इसीलिए इस बैठक का जो एजेंडा है वो एक नई साझेदारी हो, जो इसे कह सकते हैं ना कि आपस के संबंधों के लिए और अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य, सौहार्द, सॉलिडरिटी, एक दूसरे के साथ पारस्परिक अच्छे संबंधों के लिए, और इसलिए एक नई पार्टनरशिप यदि आप उसको कहना चाहें तो वो कर लीजिए, लेकिन ऐसी साझेदारी की चर्चा हो। ऐसे महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री हैं, उनकी बात को भी महत्व दिया जा रहा है। देखिए, इसके बाद जब हम आपके सामने वीडियो रख रहे हैं तब तक उसकी कार्यवाही अभी मतलब जैसे आगे बढ़ेगी, लेकिन उसमें तो जो औपचारिक है वो तो आप लगातार टीवी पर, डिजिटल में देख सकते हैं। मैं उसके इंटरप्रिटेशन की तरह चर्चा कर रहा हूँ। भारत यूरोपीय समुदाय के साथ अपना एग्रीमेंट कर चुका है, अमेरिका का लगभग तैयार है, 1% जिसमें कहना चाहिए बाकी है। भारत भी चूंकि अपनी शर्तों पर अब कर रहा है, वो अमेरिका है हम पर नुकसान करे हमारा, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जबकि अमेरिका कहता है मेरा फ़ायदा होगा। है फ़ायदा तो दोनों देशों को होगा ना। द्विपक्षीय पारस्परिक संबंधों में ये नहीं हो सकता है कि खाली उसे ही फ़ायदा होगा और हमें ना हो रहे, तो हम करेंगे समझौता। ऐसी स्थिति में फ्रांस के साथ राफेल भारत में 50% बनने लगे, ये बहुत बड़ी बातचीत हो चुकी है। मैक्रोन जिस ढंग से गले मिले हैं, मतलब मैंने अपने कुछ मित्रों से जो बड़े वरिष्ठ हैं राजनयिक, उनसे भी कहा कि भाई मैंने इतनी घनिष्ठता के साथ, तो भारत में भी कई प्रदेशों के नेता भी, देश के नेता भी एक दूसरे से गले नहीं मिलते, उतना ही मैक्रोन भारत के प्रधानमंत्री से मिलते हैं। और आपने देखा होगा कि यही काम दूसरे देशों के राष्ट्रपति भी, यहाँ तक कि चीन हो और कम से कम अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति तो उसी तरह से भारत के साथ मिलते हैं। तो इस बैठक के दो है, इस समझौते को पक्का किया जाए, आगे भी युद्ध की विभीषिका न हो। ये ठीक है कि अभी चुनाव की दृष्टि से भी समझौता किया है और डोनाल्ड ट्रंप का भरोसा कल पलमाशा हो जाता है उनका, लेकिन फिलहाल चूंकि पब्लिकली इतनी घोषणा की, उनकी संसद पास कर चुकी, इसलिए अभी ईरान का युद्ध हुआ। और मुझका तो उन्होंने कह दिया कि हमने अब नाकेबंदी हटा दी है, ईरान को भी हटा करके कार्यक्रम शुक्रवार के बाद तेजी गति से शुक्रवार को समझौता पर साइन हो जाएंगे, वेंस करें या ट्रम्प करें, और उसके बाद तो आगे और तेजी से सब कुछ व्यापार, कुछ हफ्ते जरूर लगेंगे सब कुछ सामान्य होने में। तो पहला वो, यूक्रेन के लिए भी इस शिखर सम्मेलन के बाद कोई एक ऐसा रास्ता निकल सकता है। और भारत, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कल उसकी चर्चा मैंने इसलिए नहीं की, केवल हल्का जिक्र किया था। स्लोवाकिया जाने का पर्पस यही है कि यूक्रेन का सबसे करीबी देश है स्लोवाकिया का, पोलैंड की तरह से, उन देशों को भी भारत, चूंकि यूक्रेन के साथ भी भारत के संबंध हैं और रूस के साथ भी हैं, भारत उनको भी गारंटी बने, उनको सामरिक संबंधों को बढ़ा करके, डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा राष्ट्रपति थे तब मेरा जाना हुआ था स्लोवाकिया, और इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये संबंध स्लोवाकिया के साथ जब 93 में हुआ और 96 के आसपास हम गए थे, 1-2 वर्ष के बाद भी उसको मान्यता एक तरह देना, उसके बाद 1-2 ऐसे मौके आए, बल्कि भारत का पहला प्रधानमंत्री हैं। हमारी राष्ट्रपति तो बीच में भी एक और गई थी, अभी इसके पहले द्रौपदी मुर्मू जी को भी शायद उनको कहा गया, अपने भारत सरकार की तरफ से आग्रह था, निमंत्रण था चूँकि, तो लेकिन असली है कि उसका एक प्रारंभिक, उसका एक लक्ष्य यही है कि यूक्रेन की सीमा पर लगे हुए देश के साथ हमारे सामरिक, उनके साथ भी डिफेंस के भी पुराने भी हमारी बातचीत होती रही है। तो यूरोप समुदाय तो है ही, फ्रांस तो मानता ही है कि भाई भारत शांति चाहता है। इस दृष्टि से G7 में मैंने इसीलिए कहा कि एक लड़ाई करने वाला और एक शांति का, वरना ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर, वो और रूस के बीच तो ऐसा चल रहा है, उनके जहाज उन्होंने उन पर कब्जा कर लिया, जो जा रहे थे उनको बने रोक लिया अपनी सीमा उस हिसाब से कि भाई नहीं, उनको अब तक एक तरह से बहुत तनाव, रूस और बीच ब्रिटेन के बीच सबसे अधिक तनाव चल रहा है।
तो उसके लिए भी एक है, स्टारबर्ड भी आए हुए हैं। और भारत के प्रधानमंत्री की आज इस समिट में जो औपचारिक बातचीत, भाषण जो होंगे, इसके अलावा उनकी मुलाकात होगी यूएई के। देखिए, ये भी ईरान का सताया हुआ, ईरान ने यूएई पर बना, आप समझिए, अबू धाबी, दुबई, उनके राष्ट्रपति शेख मोहम्मद नहयान, उनका इतना लंबा चौड़ा नाम राष्ट्रपति का है कि आप सोचिए कि पूरी पंक्ति, 2 पंक्ति भर जाएगी। लेकिन उनको, वो भी भारत के प्रधानमंत्री के साथ गले मिलते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनसे मुलाकात होकर के और संबंधों को वापस सामान्यकरण रहे ईरान के साथ, उस पर भी आगे भी कोई खतरा ना हो, भारत उनको क्या मदद कर सकता है। अब वो अमेरिका पे भरोसा, ये खाड़ी के देश, ओमान हमारे हैं पहले से, लेकिन अब समझ में आना चाहिए कि ओमान, कुवैत, मैं कुवैत जा चुका हूँ, मैं ओमान जा चुका हूँ, और इस दृष्टि से मैं कहूँगा कि उन छोटे छोटे देश हैं, बिल्कुल उनकी महत्ता सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भारत के लिए है। सऊदी अरब से भारत के संबंध हैं बहुत अच्छे, लेकिन सऊदी अरब तो यही कहता है भाई और करो हमला, इन लोगों जो नहीं जानते तो क्या करेंगे। दूसरी तरफ ये लोग हमले के शिकार हो रहे हैं, इनको अकल ठिकाने लगाने के लिए ईरान लगा हुआ है, सऊदी अरब लगा हुआ है, क्योंकि अरब कंट्रीज में भी ये प्रभुत्व किसका हो, कौन नेतृत्व करे। भारत नहीं कहता, सार्क देश का होते हुए भी कहता भाई एक बार तो वो, आजकल तो सार्क ठंडा है क्योंकि पाकिस्तान बैठा हुआ खाली जो है वो भारत विरोधी, क्या पूरे इस पूरे क्षेत्र में सार्क देशों में ही तनाव पैदा करता है। कभी बांग्लादेश को तंग करता है, कभी कुछ करता है, नेपाल को करता है, मालदीव को करता है। इस दृष्टि से भारत यहाँ सबको सम्मान देते देखता है, और यही कारण है कि उनकी मुलाकात आज रात को, हमारे यहाँ रात हो जाएगी, वहाँ दिन रहेगा अभी, क्योंकि 4.5 घंटे का अंतर होता है। तो उसमें यूएई के साथ, अरब कंट्री के साथ ईरान के मुद्दे पर, आर्थिक संबंधों में, और ईरान का युद्ध समाप्त होने के बाद सबसे पहली मुलाकात यदि होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होगी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कैरी के साथ उनकी मुलाकात होगी, और क्योंकि कनाडा के साथ भी खालिस्तानी बहुत उधम मचाते रहते हैं वहाँ, सो कॉल्ड खालिस्तानी, वो खालिस्तान बनाने कनाडा में भी उनको इतना प्रेशर दे रखा है, भारतीयों की कुछ हत्याएं भी हुई है, और खालिस्तान के समूह जो भारत विरोधी आतंकवादी गतिविधि, इसको भी नियंत्रित करने की बात। और कनाडा के साथ वैसे तो हम तेल का आयात करना हो, दूसरे आयात करना हो, वो उनके तो राजदूत का भारत में जो है, हाल के दिनों में उन्होंने ये तक कहा है कि भारत के साथ हम प्रगाढ़ रिश्ते हमारे बढ़ रहे हैं, जो बीच में तनाव था खत्म हो गया है नए प्रधानमंत्री आने के बाद। ऐसी स्थिति में, और फिर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, उनके साथ भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत होगी। तो ये कुल मिलाकर के यूरोप खाड़ी के देश में, ये इनको यदि आप कहें कि संयुक्त अरब अमीरात, और उसके बाद कल होगी लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात। अब डोनाल्ड ट्रंप तो कहते ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त, अभी पिछले दिन उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के 12 वर्ष पूरे होने और 4,399 दिन पूरे होने के बाद जो बात कही थी, हमारे दोस्त तो बहुत बधाई शुभकामना दी थी। तो डोनाल्ड ट्रंप तो बार बार दोस्त कहते हैं, बीच बीच में थोड़ा सा जैसे कहते हैं नाखून भी लगाते हैं भारत पर, जबकि भारत पर असर नहीं होता। भारत फिर परवाह नहीं करते, प्रधानमंत्री भी परवाह नहीं करते, कई हफ्ते उनसे, महीनों फिर कहते हैं बात नहीं करेंगे, धीरे दूसरे लोग बात करेंगे। तो बहरहाल उस आर्थिक जो हमारी उनके साथ समझौता होना है, उस पर ईरान के साथ जो उन्होंने कहा है, वो अपनी कहेंगे कि हमने तो देखो कितना बड़ा काम कर दिया हमको। अब वो पता नहीं नोबेल फिर मांगेंगे अगले साल के लिए, कहेंगे मेरी सिफारिश कर दीजिए। पिछली बार पाकिस्तान सिफारिश कराई थी, हो सकता है ये भी कहे कि ईरान के साथ अब देखिए मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये मैंने समझौता कर रहा हूँ। और किसी और राष्ट्रपति ने किया, जो कई राष्ट्रपति बात करते रहे, समझौते किए, लेकिन नहीं हुआ। ये अलग बात है कि ये भी अभी समीक्षा होती रहेगी। नवंबर में वहाँ अमेरिका के चुनाव होने के बाद फिर कहीं पलटी खा जाएं ट्रंप साहब, तो पता नहीं है, या ईरान कहीं, इजराइल खास करके ज़्यादा तंग करेगा, ईरान कुछ करने लगे, उसको अमेरिका को नियंत्रित करने का काम भी उसी का होगा। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ट्रंप से साथ तो कल बात होगी, लेकिन जैसे फ्रांस से तो बात हो चुकी है, ब्रिटेन, कनाडा और यूएई के साथ जो उनकी मुलाकात आज है, उसका एक बहुत ही दूरगामी लॉन्ग टर्म असर रहने वाला है। अब जैसा मैंने कहा कि ट्रंप दोस्त है, तो आखिरी में एक, जैसे कहते हैं ना आप,
थोड़ा फुलझड़ी भी होना चाहिए तनाव के इस पूरा दौर अब चूँकि ख़त्म हो रहा है। अब ये बताइए कि ट्रंप के दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या राहुल गांधी या उनके जो रेवंता रेड्डी, कौन है खास भाई? क्योंकि राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहाँ भाजपा की सरकार नहीं है। भाजपा की सरकार ने कोई डोनाल्ड ट्रंप सड़क नहीं बनाई है, रोड तो हमने नाम रख दिया जी, राजधानी में हमने नाम बहुत बदल रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकारों ने कई नाम बदले हैं, लेकिन वहाँ तो नहीं बदले हैं। तो दोस्त कौन है? राहुल रोज परसों का 2 दिन पहले फिर गाली दी और कहा कि ये बिल्कुल अमेरिकी राष्ट्रपति जो कहते हैं वो करते हैं। भाई क्या करते हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति वो करते हैं जो भारत चाहता है, भारत वो नहीं कर रहा है जो वो चाहते हैं। भारत ने कोई हमले करने के लिए साथ दिया है उसका क्या? ईरान पर जाकर के गिराने लगे हैं क्या? या किसी पाकिस्तान में भी अभी तो नहीं उसके वो करेंगे, और उसके कहने से नहीं करेंगे। पाकिस्तान में तो जो अमेरिका हथियार देगा और अब चीन हथियार देगा, तब भी फिर यदि वो आतंकवादी गतिविधि करेगा तो पाकिस्तान को घुस के मारेंगे, ये प्रधानमंत्री कह चुके हैं। तो राहुल गांधी की तेलंगाना सरकार, तो मानते हैं मेरी सरकार मेरी उनके बल पर बनी है, वो बाकायदा 23 जून को खुद रेवंता रेड्डी खुद उस सड़क का उद्घाटन करने वाले, नया सड़क का नाम दिया गया है। तो सड़क कहाँ है? अमेरिकी कॉन्सुलेट वहाँ पर है, क्योंकि आर्थिक उनको चाहिए, पैसा तो अमेरिका से चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप से चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार से चाहिए, और मुकाबला है उधर चंद्रबाबू नायडू से, जिनके पुराने संबंध सबसे है। वो अमेरिका, यूरोप, वो आधुनिक है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। हैदराबाद जब तेलंगाना अलग नहीं भी हुआ तब भी चंद्रबाबू नायडू का एक हमेशा बहुत महत्वपूर्ण आंध्र प्रदेश में रहा है। अब ये ठीक है कि तेलंगाना अलग हो गया है तो आंध्र प्रदेश के विकास भी अपनी जगह वो कर रहे हैं, नई राजधानी बन रही है, सब कुछ हो रहा है। तो लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू बना है, अब तय करे राहुल गांधी के दोस्त है, दुश्मन है, उनके दुश्मन है, तो क्या उस रोड पर करेंगे? और चूंकि 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस होता, उसके 1 हफ्ते 10 दिन पहले किया जा रहा है, बड़ी सौहार्द, ताकि हम उसने घोषित किया। और गूगल के नाम पर भी एक वहाँ पर सड़क बन रहा है। जो राहुल गांधी रोज गाना गाते हैं कि भारत बेच रहा है, भारत बेच रहा है, वो तो सड़कों पर रेड कारपेट बिछा रहे हैं, सड़कों के कारपेट ही नहीं बिछा रहे, सड़क ही बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर और गूगल के नाम पर। जय हो दोस्त, भारत तो सबका दोस्त है। राहुल गांधी दोस्त इधर भी देख लीजिए, जो घर में बैठे हैं। प्रतिपक्ष में होने से क्या होता है? आपके संकट में तो वही काम आएंगे। और चाहे सरकार कांग्रेस की हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार यही कहते हैं कि सबका विकास हम करना चाहते हैं। क्योंकि कल आपकी सरकार है, फिर अब होगी। कर्नाटक में तो बीजेपी की सरकार रह चुकी है, फिर से आ जाएगी, ये तो उनका विश्वास है। इसी तरह तेलंगाना भी आ जाएगी कहीं ना कहीं। तो बहरहाल दोस्त रहे, यही भारत का संदेश है। G7 हो, G20 हो, कॉमनवेल्थ हो, संयुक्त राष्ट्र हो, यूनाइटेड नेशंस हो, और सार्क हो, या भारत ब्रिक्स हो, और भारत के विभिन्न प्रांतों के मुख्यमंत्री हों, प्रतिपक्ष के नेता हों, सौहार्द रखें, शांति रखें, समृद्धि पूरे मानव समाज के लिए हो, भारत तो तरक्की करता रहे। भारत का झंडा स्लोवाकिया की बड़े राष्ट्रपति के भवन पर जो दिखाई दिया है, कल रात को मैंने उसका फोटो देखा तो गौरव मुझे महसूस हुआ। अब ये स्थिति है, भारत के झंडा दुनिया भर में लहराने लगा है, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री जाने पर उस तरह से वहाँ भी स्वागत उनका होगा। फ्रांस तो स्वागत कर ही रहा है, पूरी दुनिया कर रही है भारत का स्वागत, भारत का अभिनंदन। इसी के साथ ही HSI को हम विराम देते हैं। आप HSI देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।